केजरीवाल पर अमित शाह का बड़ा हमला। केजरीवाल शीश महल पर जनता को जवाब दें, यह अमित शाह ने कहा है। जनता की गाड़ी कमाई से शीश महल बनवाया। नई राजनीति का दावा करने वाले शीश महल में रहते हैं। केजरीवाल को पाई पाई का हिसाब देना होगा, अमित शाह का बयान। मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने आए थे, तो साहजिकता से मैं बात कर रहा था कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ। फिर मैंने उनको पूछा भाई केजरीवाल जी ने क्या करा, और मैंने ही जवाब दे दिया मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। तो एक बच्चे ने स्फूर्ति से कहा कि साहब ऐसा नहीं है, आप इतना अन्याय उनको मत करिए, और दृढ़ता से के साथ विश्वास के साथ कहा। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं आप, क्या किया? तो कि एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछ रही है। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं, इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना। भैया ऐसा भी कहीं हो सकता है? और वो जब मुख्यमंत्री थे तब मैं कहता था उनको, एक बार ट्वीट भी किया था, हर वार्ड से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली उम्मीदवारों की लिस्ट है जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 4 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 4 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया। ये देखिए, ये है बीजेपी की पहली लिस्ट जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई है। ये देखिए, इसमें रमेश बिधूड़ी का नाम शामिल है जो कि कालका जी से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। विजेंद्र गुप्ता को रोहिणी से बीजेपी का कैंडिडेट बनाया गया है। इस लिस्ट में सबके नाम शामिल है। वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट में 4 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली चुनाव को देखते हुए बीजेपी की पहली लिस्ट है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से बीजेपी के उम्मीदवार। कुल 29 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में हैं। वहीं सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। नई दिल्ली से परवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम इसमें शामिल है। राजौरी गार्डन से बीजेपी के वो कैंडिडेट होंगे। अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सतीश उपाध्याय को मालवीय नगर से बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ये बीजेपी की पहली लिस्ट है जो कि दिल्ली चुनाव के तहत जारी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आमोद, दिल्ली चुनाव को देखते हुए ये पहली लिस्ट बीजेपी की बताई जा रही है जिसमें 4 मौजूदा विधायकों को टिकट भी दिया गया है। विस्तृत जानकारी दे इसके बारे में।
देखिए, दिल्ली की जो पहली सूची जारी हुई है 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है इसमें, और इन 29 उम्मीदवारों में बीजेपी के कई जो दिल्ली के जो मजबूत नेता हैं उनको उतारा गया है मैदान में। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 4 जो विधायक सीटिंग, बीजेपी के कुल 7 सीटिंग विधायक है, उसमें से 4 विधायकों का नाम है। 3 विधायकों के नाम का अभी तक उनके कंस्टिट्यूएंसी की घोषणा नहीं की गई है, तो अभी तक उनको होल्ड पे रखा गया है। कयास ये लगाया जा रहा है कि उन 3 विधायकों का जिनको होल्ड पे रखा गया है उनकी टिकट कट सकती है, लेकिन 4 विधायक जो सीटिंग है उसमें सबको लगभग टिकट दिया गया है। गोंडा से अजय महावर हैं, उनको टिकट दिया गया है। रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन हैं, उनको टिकट दिया गया है। इस तरह से जो बीजेपी के जो प्रतिपक्ष के नेता थे, जो बीजेपी की तरफ से प्रतिपक्ष के नेता थे विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से, उनको भी टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपने जो 4 विधायकों को टिकट दिया है। इस पूरी सूची में अगर 29 की सूची में आप नजर डालें तो 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है। एक रेखा गुप्ता को शालीमार बाग से टिकट दिया गया है, बीजेपी की पुरानी नेता हैं, उनको टिकट दिया गया है, और साथ ही सीमापुरी से रिंकू कुमारी को दिया गया है। तो ये बीजेपी ने एक कंपोजिशन बिठाने की कोशिश किया है अपनी सूची में कि बीजेपी के जो पुराने मजबूत दिग्गज नेता हैं उनको इसमें समाहित किया जाए। और कालका जी से आप देखिए, जो पूर्व सांसद थे रमेश बिधूड़ी, उनको टिकट दिया गया है। और नई दिल्ली से जो प्रवेश वर्मा है, जो साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, उनके पुत्र को टिकट दिया गया। तो 2 सांसद एक तरह से इसमें जगह पाए हैं इस सूची में। कांग्रेस से जो नेता आए अरविंदर सिंह लवली, उनको टिकट दिया गया है इस सूची में। ओम प्रकाश शर्मा विश्वास नगर से विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो ये जो कुल सूची है उसका लेवल वाल अगर आकलन आप करें तो 4 सिटिंग विधायक, इसमें 2 पूर्व सांसदों को टिकट दिया गया है, और इसके साथ ही 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इस सूची में जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, जो मजबूत नेता रहे हैं, इसमें से कई लोगों को टिकट दिया गया है। अगर मैं इस सूची को देखूं सरसरी निगाह से तो इसमें राजकुमार चौहान जो कांग्रेस से आए थे उनको भी टिकट दिया गया है। इसमें ठीक है, बिल्कुल आमोद, एक बार फिर से आपका हम रुख करते हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से बता दें दर्शकों को, ये बड़ी खबर है बीजेपी की तरफ से जो पहली लिस्ट है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वो जारी किए गए। कुल मिलाकर 29 नाम है जो कि पहले लिस्ट में सामने आए हैं। यह भी बताना आपको जरूरी है कि इससे पहले ही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने तमाम 70 सीटों के लिए जो नामों का ऐलान है वो कर दिया है, और कांग्रेस 48 सीटों पर ऐलान कर चुकी है। और ये देखिए, जो 29 सीटों पर पहली लिस्ट सामने आई है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सीट के साथ साथ नाम भी बता रहे हैं। और सबसे दिलचस्प यहां पर आप देखिए, परवेश साहिब सिंह जो कि नई दिल्ली से आप बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और यहां पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि नई दिल्ली सीट जो कि अरविंद केजरीवाल लगातार लड़ते नजर आ रहे हैं, यहां पर उनका मुकाबला कांग्रेस से संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं। आमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, इस पूरी लिस्ट में अगर बात करें, हालांकि यह खबर पहले भी सुर्खियां बनी थी, लेकिन अब अगर नई दिल्ली सीट की फाइट की बात करें, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। प्रवेश वर्मा है, सामने संदीप दीक्षित है कांग्रेस की तरफ से, और अरविंद केजरीवाल लगातार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर नई दिल्ली सीट इस बार हॉट सीट बनने जा रही है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस ने भी एक मजबूत नेता संदीप दीक्षित के तौर पे उतारा था, अब बीजेपी ने भी एक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद के बेटे को पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व सांसद को प्रवेश सिंह साहिब वर्मा को उतारा है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जोर आजमाइश, जो नई दिल्ली एक सीट मानी जाती है कि यहाँ जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा, यहाँ से जो भी जीतता है वो सरकार बनाता है, तो यहाँ जीतने की कोशिश के तहत बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारा है। इसके अलावा एक और पूर्व सांसद हैं, उनको भी बीजेपी ने उतारा है, और वो भी मजबूत दिल्ली के एक उम्मीदवार हैं। साथ ही मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा आपको कि दुष्यंत गौतम जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है, और जो 2 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है उसमें से
उनको दिया गया है एक सीट करोल बाग का। करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम को उतारा गया है और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राजकुमार आनंद उनको भी अनुसूचित जाति सीट से लड़ाया गया है। अनुसूचित जाति सीट तीसरी अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो वहाँ से भी पार्टी ने खुशीराम चुनार जो पार्टी के एक पुराने नेता हैं उनको उतारा है। तो ये एक तरह से इस बैलेंस लिस्ट उतारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से और इसमें 4 पूर्व विधायक इसमें जगह पाए हैं, इसमें 2 पूर्व सांसद जगह पाए हैं और इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता जगह पाए हैं। बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम को जगह इसमें दी गई है। तो ये एक तरह से फाइन बैलेंस करने की कोशिश के तहत बीजेपी ने एक मजबूत लिस्ट देने की आज कोशिश की है। करुणा बिल्कुल। और देखिए आमोद, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए एक और दिलचस्प सीट है क्योंकि लगातार हम तमाम सीटों का जिक्र कर रहे हैं आमोद, और इसमें कालकाजी भी बहुत अहम सीट है क्योंकि यहां पर जो पूर्व सांसद हैं रमेश बिधूड़ी बाकायदा उनको उतारा गया बीजेपी की तरफ से और मुकाबला है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के साथ क्योंकि यहां से आतिशी एक बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट के बारे में जरा बताइए। देखिए दोनों ही सीट जहां से 2 पूर्व सांसद बीजेपी ने उतारा है, वो चाहे नई दिल्ली की बात करें या कालका जी की सीट की बात करें, दोनों जगह से बीजेपी ने अपने मजबूत दावेदार मजबूत कैंडिडेट को उतारा है। और जहां नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारा है, वहीं रमेश बिधूड़ी जो मजबूत नेता हैं, 2 बार सांसद रहे, विधायक भी रहे, उनको उतारा गया है कालका जी सीट से। और कालका जी सीट भी बहुत दिलचस्प सीट है क्योंकि वहां से जहां मुख्यमंत्री आतिशी उम्मीदवार हैं, उनके सामने कांग्रेस ने एक मजबूत उम्मीदवार दिया है और अलका लांबा को उतारा है और बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी के तौर पे वहां से उम्मीदवार दिया है। तो त्रिकोणीय मुकाबला दोनों ही सीटों पर रहने की संभावना बनेगी भविष्य में। जब चुनाव आगे बढ़ेगा तो इसमें त्रिकोणीय मुकाबला इन दोनों ही सीटों पर हो सकता है। और बीजेपी ने इस बार जो अपने उम्मीदवार उतारे उसमें कहीं से ये देखकर नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी बहुत आसानी से इस लिस्ट को जारी किया है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि बिना सीईसी हुए बीजेपी चुनाव समिति के हुए इस लिस्ट को जारी किया गया है, लेकिन इस पर वर्कआउट बहुत किया गया है, ये देखकर साफ तौर पे कहा जा सकता है। और 29 जो उम्मीदवारों की सूची दी गई है इसमें लगभग अगर देखें तो बीजेपी ने काफ़ी मशक्कत के बाद इस सूची को जारी किया है और सीट बाय सीट कास्ट कॉम्पोजिशन को बिठाते हुए और एक एक सीट पर बीजेपी पिछली बार कितने वोटों से हारी थी, कितने वोटों का शॉर्टफॉल था, कितने % वोट बढ़ाने हैं, उसके लिए क्या काम करना है। तो इस बार मेहनत बीजेपी ने काफ़ी किया है और उस लिहाज से इस सूची को देखकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक चुनौती देने वाला सूची जारी आज किया है। और निश्चित तौर पे रमेश बिधूड़ी कालकाजी क्षेत्र में साउथ दिल्ली से MP रहे, वो कालकाजी क्षेत्र में अच्छी खासी उनकी पकड़ है और उस इलाके में वो कड़ी चुनौती देंगे वहां पे मुख्यमंत्री आतिशी को। करुणा बिल्कुल आमोद, जिन प्रत्याशियों के नाम आप गिना रहे हैं और ये जो लिस्ट जारी हुई जिसमें कुल 29 नाम शामिल हैं, बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट बताई जा रही है, इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाली है बीजेपी। बिल्कुल, मैं आपको एक बार सरसरी निगाह से इस लिस्ट को अगर देखूं तो सबसे पहला नाम जो राजकुमार भाटिया का है आदर्श नगर से। राजकुमार भाटिया पहले भी चुनाव लड़े हैं और हारे हैं, लेकिन उस इलाके में उनकी अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है और काफ़ी पुराने नेता हैं, पार्टी से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, 2 दशकों से बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। उसके अलावा अगर इसमें मजबूत नेताओं की बात करूँ तो कुलवंत राणा रिठाला से, जाट बहुल इलाका है और एक जाट को वहाँ से बीजेपी ने उतारा है मैदान में। निश्चित तौर पर बीजेपी वहां मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और उसके ठीक बगल की सीट अगर बात करूं रिठाला की तो वहाँ पे मनोज शौकीन नागलोई जाट, ठीक रिठाला के बगल में सीट है, नागलोई जाट से भी एक दूसरे जाट नेता को मनोज शौकीन को दिया है। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि जिस इलाके में जो मजबूत है उसी को उतारा जाए। और पहले मैं आपको बताऊं कि रिठाला से बिहार के एक उम्मीदवार को उतारा जाता था जो लगातार 2 बार चुनाव हारा, इस बार जाट उम्मीदवार उतारा गया है और बीजेपी एक नया प्रयोग भी वहाँ कर रही है कि वहाँ चुनाव किसी भी तरह से जीते, लिहाजा जाट उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने एक बहुत अहम कदम उठाया है क्योंकि उस इलाके में अच्छी खासी तादाद पूर्वांचलियों की भी है। तो पूर्वांचली वोट बीजेपी को मिलते हैं लेकिन जाट वोट कट जाते थे। इस तरह से छोटे छोटे बातों को लेकर इसमें बहुत मेहनत किया गया है। राजकुमार चौहान काफ़ी पुराने नेता हैं, शीला दीक्षित सरकार में 2 बार मंत्री रहे और
उनको मंगोलपुरी के अनुसूचित जाति सीट से उतारा गया है। उनकी उस इलाके में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और लगभग 3-4 बार विधायक वहां से रहे हैं, तो उनको भी टिकट बीजेपी ने दिया है। बीजेपी में अरविंदर सिंह, लवली, राजकुमार चौहान सरीखे जो कांग्रेस के मजबूत नेता थे, एक साथ ज्वाइन किए थे और उन सबको टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने इस सूची पे कहीं ना कहीं एक बहुत कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद तैयार किया है और इसमें विजिबिलिटी के तौर पे बड़े नेता हैं संदीप दीक्षित कांग्रेस की ओर से, अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली से लड़ रहे हैं और इन दोनों को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने परवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। अभी कुछ समय पहले परवेश वर्मा का नाम थोड़ा सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि उनके आवास पर हमने देखा महिलाओं को नोट बांटे जा रहे थे। आम आदमी पार्टी ने कई आरोप भी लगाए थे। क्या आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकती है? बिल्कुल, देखिए इसको मुद्दा आम आदमी पार्टी बना सकती है और आम आदमी पार्टी ने बनाया भी है और काफी सुर्खियों में उसी मुद्दे की वजह से रहे प्रवेश वर्मा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह आई है कि नई दिल्ली क्षेत्र प्रवेश वर्मा का अपना क्षेत्र नहीं था। वो पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र से आते हैं और वो यहाँ के एमपी भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद नई दिल्ली में जब उन्होंने पैसे लोगों को उनके संगठन में दिया और अलका लांबा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। अलका, आपके सामने अब साफ दिख रहा है कि चुनौती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जो फील्डिंग की है और आतिशी के खिलाफ आप लड़ रही हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि इस बार नतीजे कांग्रेस के लिए वैसे नहीं होंगे जैसा पिछले 2-3 चुनावों से दिल्ली में आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए पासा पलटने वाला है। एक बात की आम आदमी को ये आपदा बता रहे हैं और भाजपा विपदा। आपदा और विपदा में दिल्ली पिसती रही 10 साल। दिल्ली बदलाव करने जा रही है। कांग्रेस की तरफ मुड़कर एक बार दोबारा देख रहे हैं। हम जनता में उतर चुके हैं। बिल्कुल भाजपा और आम आदमी में एक घबराहट है क्योंकि 10 साल का कुशासन, अपराध, बर्बाद किया। हवाएं देखिए, नीला आसमान नहीं दिखेगा दिल्ली में। जहरीली हवाएं नहीं, महामारी का रूप लेने वाली है सांस की बीमारी। ये इन्हीं की तो दोनों की देन है, जिन्हें मिलकर काम करना था। दोनों लड़ते रहे पूरे 10 साल। प्रशासन और प्रशासन लड़ता रहा पूरे 10 साल। भाजपा और आम आदमी आपस में ही लड़ती रही और दिल्ली मेरी बर्बाद होती रही। ये दिल्ली वापस कांग्रेस देख रही है मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अलका जी, लेकिन दिल्ली के लोगों को यह समझाना कितना आसान होगा आप लोगों के लिए कि जब तक इंडिया गठबंधन में साथ में लोकसभा चुनाव और दूसरे चुनाव लड़ते रहे, तब तक ये मुद्दे कांग्रेस को नजर नहीं आए दिल्ली में, और अब चूंकि अब ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में, तो कांग्रेस को ये बड़े मुद्दे दिखाई देने लगे दिल्ली में। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी इंडिया गठबंधन के घटक के साथ इस तरह से चुनाव लड़ना तो उनके खिलाफ? आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत रही हूँ कि इंडिया अलायंस में हमें दिखे नहीं, हम चुप रहे। इनकी शराब नीति के खिलाफ भाजपा नहीं, कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी। एलजी को मिलकर सीबीआई की जांच की मांग कांग्रेस ने की थी। उसके बाद जांच शुरू होती है सीबीआई की शराब नीति, एक के साथ एक शराब फ्री, है ना। उम्र घटा दी 25 से 21, बर्बाद कर रहे थे दिल्ली को। कौन लड़ा? कांग्रेस लड़ी है सड़कों पर। भाजपा चुप थी, लेकिन सबकी भागीदारी थी, हिस्सेदारी थी उसमें, है ना। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया आम आदमी आपदा है। प्रधानमंत्री जी आप हैं, केंद्र शासित राज्य, 7 सांसद आपके। आप बताइए, आप आपदा में दिल्ली के लोगों को क्यों छोड़कर भाग खड़े हुए? क्यों नहीं उनको आपदा से निकालने का आपने काम किया? क्योंकि आप विपदा बनकर आए। वो आपदा है तो आप विपदा हैं। लोगों ने कांग्रेस का समय देखा है। अब यहाँ टेम्परेरी कुछ नहीं होगा, जो होगा परमानेंट होगा। भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दिए टेम्परेरी, साप सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी, सुषमा स्वराज जी। टेम्परेरी का खेल चल रहा था, फिर परमानेंट हुआ। ठीक है, शीला जी 15 साल रही हो दिल्ली। ठीक है, यानी आप मानती हैं कि कांग्रेस इस बार मजबूती से लड़ रही है और इस बार नतीजे अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। शुक्रिया अलका लांबा हमसे बातचीत करने के लिए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक और घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को जो पानी के गलत बिल मिले हैं उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में सरकार बनने के बाद सभी बिल माफ कर देंगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो, परेशान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की ज़रूरत नहीं है। वो इंतज़ार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ़ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है।
तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कांग्रेस की और बीजेपी वालों की, कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे, पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी के धार में आज एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन हुआ है। यहां पर आपको बता दें कि राम की इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर पथराव तक किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। इसी फैक्ट्री में रखा गया है जहरीला कचरा। आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर लगातार यहां पर लोग काफी विरोध कर रहे हैं। फैक्ट्री के अधिकारी ने कहा कि अभी कंटेनर नहीं खुला है। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, कल भी किस तरह से विरोध किया गया था और लाठीचार्ज तक किया था। दो तस्वीर आपके सामने, कल के प्रोटेस्ट की तस्वीर है और आज भी किस तरह से पथराव किया गया। 40 साल के बाद यूनियन कार्बाइड से जो जहरीला कचरा है वो शिफ्ट किया गया है थार के पीथमपुर में और यहां पर अब लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं कि यहां पर जो जलाने का फैसला लिया गया था उस कचरे को, इसका विरोध हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है कि यहाँ अनलोडिंग की गई है, इसलिए मैं पीथमपुर की समस्त जनता से निवेदन और प्लस सभी को आश्वस्त करती हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई घटना अभी नहीं हुई है। सभी कंटेनर हमारी कस्टडी में है, कोई भी कंटेनर अभी खोला नहीं गया है। अतः सभी लोगों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का पथराव या ऐसी कोई गतिविधि ना करें, कोई कानून व्यवस्था को खराब ना करें। सभी लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ना ही किसी प्रकार से किसी भी मजदूर या किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर कोई चोट लगी है, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं हुआ है। तो कृपया कभी सभी लोग ऐसी कोई घटना ना करें जिससे किसी को कोई हानि हो। और देखिए शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, इन सब के बीच ये खबर सामने आई कि आश्वासन दिया गया खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो पहले फैसला लिया गया था कि यहां पर जो पूरा कचरा है जलाया जाएगा, फिलहाल अभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी आज दूसरे दिन ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हिंसक लगातार जो भीड़ है वो हो रही है। ऐसा हो क्यों रहा है वहां पर? देखिए, इसी को लेकर मंथन सरकार का चल रहा है। आज मुख्यमंत्री मुरैना जाने वाले थे, मगर जिस तरह के हालात पीथमपुर में है उसको देखते हुए अपने दौरा भी कैंसिल किया है। कल देर रात 1 बजे तक बैठक चली है और कुछ ही मिनट पहले चीफ सेक्रेटरी ने भी पत्रकारों को बुलाया और उनसे बातचीत की और ये कहा कि लोगों को समझाने की जरूरत है। दरअसल वहां पर एक अफवाह फैली हुई है और ये अफवाह है कि जो कचरा जलाया जाएगा उससे ऐसा प्रदूषण होगा कि जैसी भोपाल गैस त्रासदी 40 साल पहले हुई थी, लोगों की जान चली गई थी, वही हालात होंगे। हालांकि वैसा बिल्कुल नहीं है और फिलहाल तो सरकार ने यही फैसला ले लिया है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही उस कचरे को जलाया जाएगा, यानी कि 15-20 दिन तो कचरा जलाने का सवाल ही नहीं है। अभी सिर्फ सरकार अपनी ओर से रिपोर्ट ये कोर्ट में पेश करेगी कि हमने कचरा शिफ्ट कर दिया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सुबह जरूर कुछ लोगों ने पथराव किया था और ये अफवाह फैल गई थी कि लोग जो कंटेनर रखे हुए कचरे के वहां तक पहुंच गए, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज बाजार भी खुला है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि दोनों दिन की जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है ये कहा जा रहा है कि वहां ना जलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और पीथमपुर में विरोध के बाद एमपी सरकार बैकफुट पर आ गई। सीएम मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह कचरा आज जलाया जाना था। एमपी के सीएम मोहन यादव ने यह आपात बैठक की जिसमें वो इस नतीजे पर पहुंचे कि फिलहाल पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा नहीं जलाया जाएगा। सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन तब तक हम इसमें अब कोई आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माननीय न्यायालय इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं कर दे। सीएम ने यह भी कहा कि जन भावनाओं को कोर्ट के सामने रखेंगे। साथ ही लोगों की यह भी अपील है कि वो किसी भी अफवाह में ना आए। आम लोगों की सुरक्षा से वो कोई समझौता नहीं करेंगे। इससे पहले कल धार जिले के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में यूनियन कार्बाइड से जुड़े 337 टन जहरीले कचरे के निपटान को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। प्रदर्शन के दौरान दो लोगों ने आत्मदाह की कोशिश भी की थी। वक्त रहते लोगों ने आग बुझा दी थी, लेकिन तब तक दोनों झुलस गए थे।
और अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर बिहार से आपको दे रहे हैं। प्रशासन ने मुझे हटने के लिए कहा। प्रशांत किशोर ने कहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कोई संदेश नहीं, सीएम का ना दिमाग काम कर रहा है ना शरीर। बीपीएससी पुनः परीक्षा की मांग को लेकर प्रशांत किशोर पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, 3 दिन से आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, सरकार की तरफ से बयान तो नहीं आया है, आपसे कोई संवाद हुआ? कल आए थे प्रशासन के लोग ये कहने कि आप हट जाइए यहाँ से, इसको ख़त्म कर लीजिए। हम लोगों ने उनको बात बताई कि मुख्यमंत्री मिल लें बच्चों से, मिलकर कोई रास्ता निकाल लें। हम लोग अनशन करने के लिए तो यहाँ आए नहीं हैं। अगर सरकार कोई रास्ता निकाल लेती है तो खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान, कोई संदेश नहीं आया? मुख्यमंत्री कब किस चीज़ पर बयान देते हैं? उलूल जुलूल बात बोलने को छोड़कर नीतीश कुमार करते क्या है? पिछले 1 साल में किसी मुद्दे पर, भ्रष्टाचार पर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार के पलायन पर मुख्यमंत्री ने कभी कुछ बोला है? उम्र का असर है इस आदमी पर, ना दिमाग काम कर रहा है ना शरीर काम कर रहा है। कुर्सी का लोभ है, चिपक के बैठे हुए हैं। अभी जो चल रहा है कि फिर से पलटी मार सकते हैं बीजेपी, आरजेडी, आंदोलन से इतर सवाल है, लेकिन चूंकि जिक्र हुआ है भाई नीतीश कुमार का पलटना ये कोई खबर थोड़ी ना है। सांप जितनी बार केचुल बदलता है उससे ज्यादा बार नीतीश कुमार पलटते हैं, तो ये कोई न्यूज थोड़ी ना है। सांप अपना केचुल बदलता है, उसका कोई खबर बनाते हैं आप? तो नीतीश कुमार हर साल 1.5 साल पे पलटते रहते हैं अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन जितने दोषी नीतीश कुमार हैं उतने ही दोषी वो लोग भी हैं जो तैयार बैठे हुए कि पलट के मेरे पास आओ ताकि मुझे सत्ता दे दो, जो दरवाजा खोले रहते हैं। बिल्कुल। चुनाव के पहले कुछ हो सकता है क्या? मुझे लगता नहीं है। नीतीश कुमार ये खाली गिदड़ भपकी दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि भाजपा वाले सीट कहीं कम ना कर दें, कहीं महाराष्ट्र का खेल यहाँ ना हो जाए कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को दूध में पड़ी मक्खी की तरह भाजपा निकाल देगी। तो वो डराने के लिए कि भैया अगर हमको नहीं दोगे तो मैं राजद में भी जा सकता हूँ। नीतीश कुमार को ये गुदा नहीं है कि वो भाजपा के अलावा किसी दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ जाए। लड़ेंगे उनका जमानत जब्त हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं। पटना के डीएम ने प्रशांत किशोर पर कार्रवाई को लेकर क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में चल रहे एक आमरण अनशन को अवैध घोषित किया, एफआईआर किया, नोटिस जारी किया, कार्रवाई करने से क्यों नहीं चल रही है? नहीं, ये जो धरना प्रदर्शन स्थल है हम लोगों का गर्दनी बाग में निर्धारित है। आप सभी लोग अवगत हैं। वर्ष 2015 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वहाँ निर्धारित किया गया था और वहीं पर सभी राजनीतिक दल परंपरागत रूप से धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं, आयोजित करते हैं, अनुमति भी लेते हैं और वहाँ व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है हम लोगों के लिए। रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है, कार्रवाई होगी, वो देखेंगे कैसे क्या करना जरूरी है। और बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर अनशन पर हैं। पटना के गांधी मैदान में धरना स्थल पर उनकी वैनिटी वैन काफी सुर्खियों में है। इसको लेकर सियासत भी कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन अनशन पर बैठे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए लगाई गई है। प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। पंजाब नंबर की इस वैन की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वैन को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। 4 करोड़ के वैनिटी वैन पर आप टॉयलेट करते हैं, धरना देते हैं और 25 लाख पर डे के किराए दे करके आप जो है टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं। पैसा बोलता है और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के लिए आंदोलन करने। वहीं प्रशांत किशोर के धरना प्रदर्शन पर आरजेडी की तरफ से भी तंज कसा गया है। फ्लोरो की वैन है, लग्जरियस, उसका इस्तेमाल हो रहा है, ऐसो आराम। ये कैसा है अनशन? बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।
महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र में फर्जी खातों से लेन देन पर बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में ईडी को मिले हैं 255 बैंक अकाउंट्स। 255 खातों से 379 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ईडी सोर्सेज के हवाले से खबर है, सभी अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े हैं। ईडी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव में फर्जी खातों से लेन देन मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया। ईडी सूत्रों के मुताबिक 255 बैंक अकाउंट से करीब 379 करोड़ रुपए निकाले गए। इनमें से कई खातों को गलत तरीके से हिंदू युवकों और युवतियों के नाम पर खोला गया। फिर इन अकाउंट से ट्रांसफर हुए पैसे का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धार्मिक राजनीति और भड़काऊ गतिविधियों के लिए किया गया। 17 इस प्रकार के सिराज मोहम्मद, अकरम अहमद, मोहम्मद बगार, इस प्रकार के लोगों के खिलाफ की जांच अब अंतिम फेज में पहुंच गई है। 329 करोड़ 379 करोड़ ये इस प्रकार की प्रवृत्ति के लिए जो यहाँ से जो सज्जाद मौलाना सज्जाद नुमानी या मराठी मुस्लिम सेवा संघ, उलेमा बोर्ड, इनके बैंक खातों में 500 रुपए के भी व्यवहार नहीं है। इनको भी पैसा यहाँ से ही दिया गया। खुलासे के मुताबिक इन खातों का प्रयोग केवल बड़ी रकम इकट्ठा करने के लिए किया गया। बाद में इन पैसों को व्यवस्थित तरीके से दूसरे खातों में ट्रांसफर किया गया, जिसे महाराष्ट्र चुनाव में प्रयोग किया गया। और देखिए, महाराष्ट्र से एक अहम खबर है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रेस्टोरेंट में मारपीट हुई है। रोटी देर से आने पर वेटर की पिटाई कर दी गई। वेटर ने भी ग्राहकों से मारपिटाई की है। मारपीट के दौरान कुर्सियां भी चली है। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे महाराष्ट्र के कोल्हापुर का मामला। और यहां पर खाना देर से आया और उसके बाद वेटर की पिटाई की, और इसके बाद वेटर ने भी ग्राहकों से मारपिटाई की है। और मारपिटाई के दौरान कुर्सियां चली है। 11 लोगों के खिलाफ मारपिटाई के मामले में केस दर्ज किया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर का मामला, जहां पर खाना देर से परोसा गया और इसको लेकर जो ग्राहक है वो पहले गुस्सा हो गए, वेटर के साथ मारपिटाई की और जवाब में वेटर ने भी मारपिटाई की। पीएम मोदी की भेजी चादर आज अजमेर शरीफ पहुंची, जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने चादर ख्वाजा की दरगाह पर चढ़ाई। पीएम ने परसों दिल्ली से ये चादर भेजी। हम सब बहुत खुशकिस्मत है, आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए, और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ हर एक पंथ, हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के मंत्री बाबुल सुप्रियो और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। फिर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। भाई साहब समझाओ इनको, सॉरी बोले। किसको बोल रहे हैं कि अरेस्ट करो? किस चीज के अरेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं? ये तस्वीरें बीती रात की है, जब ममता सरकार के मंत्री बाबुल सुप्रियो और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली के बीच सड़क पर करीब 15 से 20 मिनट तक नोकझोंक हुई। बताया जाता है कि सुप्रियो कार से अपने घर हावड़ा जा रहे थे और अभिजीत भी कोलकाता से हावड़ा की ओर जा रहे थे। तभी हॉर्न बजाने को लेकर दोनों नेता बीच सड़क पर आपस में भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी सांसद अपनी गाड़ी की सीट पर पीछे बैठे रहे। हालांकि सुप्रियो का आरोप है कि सांसद ने उन्हें गालियां दी और देख लेने की चेतावनी दी। बाबुल ने दावा किया कि सांसद गाड़ी से नहीं उतरे, ना ही माफी मांगी। अभिजीत गांगुली का कहना है कि अगर लापरवाही भरी रफ्तार होती तो पुलिस कार्रवाई करती। उन्होंने दावा किया कि बाबुल सुप्रियो ने कार के आगे MP तमलुक लिखा हुआ देखा। यह देखकर बाबुल सुप्रियो ने अपनी कार जोर से चलाई और उनकी कार के सामने रोक दी। इसके उलट बाबुल ने ही बीजेपी सांसद के दावे के मुताबिक सांसद की गाड़ी के सामने गाली गलौज शुरू कर दी।
सांसद ने यह भी दावा किया कि बहस के दौरान बाबुल सुप्रियो ने कार की खिड़की में हाथ डाला। इसकी वजह से मोबाइल फोन उसके हाथ से गिर गया और उसे भी कुछ नुकसान हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया ऐप के जरिए युवतियों और महिलाओं से ठगी करने वाले एक आरोपी को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली वेस्ट की पुलिस के साइबर सेल के कब्जे में आया ये वही शख्स साइबर ठग है, जिससे लेकर कहा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया के ऐप के जरिए युवतियों और महिलाओं को ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए शख्स का नाम तुषार बिष्ट है। ठगी के लिए ये वर्चुअल इंटरनेशनल मोबाइल नंबर और फर्जी आईडी का इस्तेमाल करता था। कई चैटिंग एप्स पर अपनी फेक प्रोफाइल डालता था। ये ठग खुद को अमेरिका का मॉडल बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। वो 18 से 30 साल उम्र की लड़कियों को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाता था और भरोसा लेने के बाद वो उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो को हासिल कर लेता था और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। साइबर सेल को तुषार ने बताया कि वो करीब कई ऐप्स के जरिए 700 लड़कियों से संपर्क में था। उसके मोबाइल में कई महिलाओं के आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी मिले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने 13 दिसंबर को साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी और इसकी छानबीन के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी दिल्ली के शकरपुर का रहने वाला है। वो फिलहाल नोएडा की किसी कंपनी में काम कर रहा था। भारत ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। 2 साल पहले भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते होने से भारत को काफी फायदा हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद निर्यात बढ़ाने के लिए कई पहल की। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने ECTA यानी कि आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता किया। इसके बाद भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 14% बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक ECTA पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों का द्विपक्षीय माल व्यापार दोगुना हो गया है। 2020-21 में $12.2 बिलियन से 2022-23 में $26 बिलियन तक पहुंच गया। 2023-24 में $24 बिलियन रहा, यानी पिछले साल के मुकाबले 14% का इजाफा हुआ। मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें तो अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच माल व्यापार $16.3 बिलियन रहा है। व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद टेक्सटाइल, केमिकल्स, कृषि उत्पादों के निर्यात में तेजी रही। समझौते के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को हीरा जड़ित सोने का निर्यात भी बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक व्यापार समझौते ने दोनों देशों को फायदा पहुंचाया है। 2030 तक भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है।